नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। आज इस कहानी के माध्यम से न सिर्फ हम वर्ड मीनिंग को जानने वाले हैं, बल्कि इंग्लिश के बारे में बहुत सारे जो छुपे हुए नियम हैं उनको भी आज जानेंगे। हमें बचपन से अंग्रेजी में जो भी पढ़ाया गया है उसी के हिसाब से हम आज तक अंग्रेजी पढ़ते आ रहे हैं, जबकि बाद में पता चलता है कि अरे हम तो इस वर्ड का गलत उच्चारण कर रहे थे आज तक, या ज़िंदगी भर हम तो इसका ये मतलब जानते थे, इसका दूसरा मतलब भी होता है, हमें आज तक नहीं पता था। तो इसीलिए आपसे आग्रह करता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वरना बहुत कुछ मिस कर जाएंगे आप। तो चलिए मैं करता हूँ वीडियो को स्टार्ट और आप एक लाइक कर दीजिए। तो आज की इस कहानी का शीर्षक है एनिमी अटैक। एनिमी मतलब होता है दुश्मन, शत्रु, अटैक मतलब हमला, आक्रमण, यानी कि शत्रु का आक्रमण। डेविड स्टूड ऑन द रूफ। डेविड कहाँ खड़ा हुआ था? अपने छत पर। स्टूड मतलब खड़ा हुआ था, रूफ अपने छत पर। ऑफ हिज हाउस अपने घर के छत पर। एंजॉइंग द सेटिंग सन। सेटिंग सन मतलब होता है सूर्यास्त, डूबते हुए सूरज। तो डूबते हुए सूरज का आनंद ले रहा था, एंजॉइंग मज़ा ले रहा था। तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि डेविड अपने घर की छत पर खड़ा होकर सूर्यास्त का आनंद ले रहा था। ये हम अनुवाद इसलिए ऐसे करते हैं कि जैसे इंग्लिश में एक नियम है ना कि पहले कर्ता आएगा, फिर क्रिया आएगा, फिर कर्म आएगा, लेकिन हिंदी में जब हम उसको पढ़ते हैं तो पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आ जाता है, उसके बाद क्रिया होती है। इसलिए ये जो अनुवाद है ये इधर का उधर, उधर का इधर आपको होता दिखता होगा। जबकि जैसे एक उदाहरण बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे हिंदी में पहले आता है कर्ता, फिर कर्म, उसके बाद क्रिया आती है, फिर उसके बाद सहायक क्रिया अगर है तो सहायक क्रिया। जबकि अंग्रेजी में क्या है, पहले कर्ता आता है, कर्ता यानी वही सब्जेक्ट, फिर आता है क्रिया यानी कि वर्ब, फिर आता है कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मैं हिंदी में एक शब्द लिखता हूं, राम आम खाता है। आम खाता है, तो ये देखिए राम करता हुआ, फिर आम, आम कर्म हुआ। कर्म वो चीज़ है जिस पर क्रिया होती है, और किस चीज़ की क्रिया हो रही? खाने की, तो खाता, और फिर ये सहायक क्रिया है। अब इसी को अंग्रेजी में हम अगर लिखते हैं तो पहले लिखेंगे कर्ता राम, फिर क्रिया ईट्स, फिर कर्म मैंगो। राम ईट्स मैंगो, ऐसे लिखे ना। ये जो ईट्स है ये यहाँ पे एक वचन कर्ता के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यस या यस जुड़ जाता है। इसमें सहायक क्रिया डू डज तो लगता है, लेकिन नकारात्मक वाक्यों में लगता है, यहाँ पे नहीं लगता है। पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं लगता है, नेगेटिव। अगर राम आम नहीं खाता है लिखता ना तो ऐसे होता है, राम डज नॉट। देखिए डज, डू डज लगता है ना, तो एक वचन के साथ डज और बहुवचन के साथ डू। डज नॉट ईट मैंगो। ऐसे लिखाएगा। तो अब समझ में आ गया ना कि हम हिंदी से, जब हम इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करते हैं तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ क्यों पढ़ते हैं। आपको सेंटेंस को बैठाने आना चाहिए, और आने लगेगा। जब आप एक बार अंग्रेजी को पढ़ना जानने लगेंगे ना तो आप ऑटोमेटिक, जैसे जब ड्राइविंग सीख जाता है आदमी तो ऑटोमेटिक हाथ से गियर लगता है ना, पता भी नहीं चलता है माइंड को, वैसे ही आपको पता भी नहीं चलेगा कि उस सेंटेंस को कहाँ से कहाँ जोड़ना है, अपने आप जुड़ जाएगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं कहानी में। सडनली द क्वाइट वॉज शटर्ड बाय अ शार्प सायरन। सडनली मतलब होता है अचानक से, अचानक। द क्वाइट, क्वाइट मतलब होता है शांत, शांति, शांति जो थी, वाज मतलब था। शटर्ड, शटर्ड मतलब होता है भंग होना, टूटना। बाय अ शार्प सायरन, शार्प मतलब होता है तेज, तीखा।
सायरन मतलब भोंपू, हिंदी में भोंपू कहेंगे। बहुत सारे इंग्लिश के ऐसे वर्ड हैं जिसको इंग्लिश में ही आम जनता समझ जाती है, हिंदी में बल्कि उसका अर्थ नहीं समझ पाएगी। लेकिन इंग्लिश में बहुत, हमारी जो नानी दादी लोग भी बहुत सारे इंग्लिश वर्ड हैं उसको इंग्लिश में ही समझते हैं। जब टेबल हो गया, टीवी हो गया, रिमोट हो गया, इसको हिंदी में बोलेंगे तो वो नहीं समझ पाएगी। तो फिर यहाँ पे भी सायरन भोंपू, भोंपू की तेज आवाज़ से जो है उसकी जो शांति थी वहाँ की, जो मस्त सुख चैन से वो सनसेट का आनंद ले रहा था, वो भंग हो गई, टूट गई। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे हम SHATTERED उसको सेटल्ड बोले ना, लेकिन इसका वास्तविक प्रोनाउंसिएशन होगा सडर्ड, सडर्ड, क्योंकि यहाँ पे टी को डी पढ़ते हैं जब उच्चारित करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे नियम हैं इंग्लिश में, जैसे यहाँ पे भी अभी सेटिंग है ना, वास्तविक उच्चारण का शेडिंग होगा, क्योंकि जब भी टी या डबल टी के पहले और बाद में दो वाउल्स लगे हो ना, तो वहाँ पे टी को डी पढ़ा जाता है। ये नियम आपको पता था? नहीं पता था। बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं, क्योंकि बचपन में जब हम लोग पढ़ा करते थे तो जो इंग्लिश टीचर थे हमारे, वो भी उतना ही जानते थे। जब हम लोग पढ़ा करते थे तो आपको याद होगा कि 6वीं क्लास से, 6th से इंग्लिश इंट्रोड्यूस हुआ था हमारे स्कूल में। तो जितना हम लोग डरे हुए थे उतना ही हमारे जो टीचर थे उनके भी हाथ पाँव फूले हुए थे कि अरे यार, इंग्लिश से एक सब्जेक्ट आने वाला है, अब उसको हम कैसे पढ़ाएंगे। तो जैसे जैसे वो समझ के हमको पढ़ाए, वैसे वैसे हमने सीखा, पढ़ा। तो मेरी भी शिक्षा ऐसी ही हुई है। मैं कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा हुआ नहीं हूँ, हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ लड़का हूँ, और मेरा BA MA AA सब ऐसे ही गया। मैं इंग्लिश उतना ही जानता था जिसको पढ़ के रट के हम परीक्षा में पास हो सकते थे। लेकिन ये मेरी इंग्लिश कहाँ से मजबूत हुई, जब मैं एक प्राइवेट स्कूल में अध्यापन का कार्य शुरू किया था, पढ़ाने का कार्य। तो वहाँ पे क्या हुआ कि सामाजिक विज्ञान पढ़ाया करता था, लेकिन अचानक से क्या हुआ, हमारे जो इंग्लिश टीचर थे वो नहीं आए, उस साल नहीं आए। तो हमारे जो प्रिंसिपल थे वो हमको बोले कि भाई आप अब इंग्लिश के सब्जेक्ट को पढ़ाना पड़ेगा। मैं तो एकदम सूख गया कि इंग्लिश तो बनता नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आप पढ़ा लेंगे, मुझे विश्वास है, आप बहुत नॉलेज आपको है, तो आप पढ़ा लेंगे। तो क्या है कि बच्चे को पढ़ाने की गरज से मैं दिन रात फिर इंग्लिश को पढ़ना और सीखना शुरू किया। जहाँ से भी मिला मुझे, इंग्लिश बुक से, डिक्शनरी से, सारा चीज़, हर जगह से मैं बहुत सीरियस होकर पढ़ा था। क्योंकि स्कूल में तो ऐसा लगता रहा नहीं बनेगा तो मार खा जाएंगे और क्या, लेकिन जो बच्चे हैं उनकी जो मार है, उनके जो, अगर वो कुछ पूछ लेते और मुझे नहीं बनता तो वो जो मार होती अपमान वाली, वो कभी बर्दाश्त नहीं होता। इस गरज से मैं इंग्लिश सीखा और अच्छे से सीखा, इतना सीखा कि सिखा सकता हूँ दूसरे को बहुत अच्छे से। तो आप लोग भी निराश मत होइए, आप बहुत तेज़ी से आप इंग्लिश सीख जाएंगे, बस आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। आगे बढ़ते हैं। डेविड न्यू इट सिग्नल्ड द कमिंग ऑफ द एनिमी प्लेन्स। डेविड जानता था, नो का पास्ट टेंस न्यू, जानता था कि यह सिग्नल है, संकेत, संकेत, सिग्नल मतलब संकेत है। द कमिंग ऑफ एनिमी प्लेन्स मतलब जो शत्रु के जो जहाज हैं, शत्रुओं के जहाज का आने का ये संकेत था। ये वाला जो सायरन था, जो शार्प सायरन बजता है ना, जब दो देशों के बीच युद्ध छिड़ा रहता है ना, तो दो नियम लगते हैं। पहला तो ये कि रात के समय में उस पूरे देश का, पूरे शहर का लाइट गोल कर दिया जाता है ताकि कोई मिसाइल से हमला ना करे, रात में कुछ दिखेगा ही नहीं अंधेरे में। और दूसरा ये कि जब भी राडार पे कोई दुश्मन देश का अगर जहाज, वायुयान अगर राडार में पकड़ता है तो वो सायरन, तेज सायरन बजाते हैं ताकि जो जनता है वो छुप जाए, कहीं भी अपने सेटल हो जाए। तो वो तो ऊपर छत पे था, तो तभी तेज सायरन सुनाई दिया और वो जान गया कि ये दुश्मन देश के हवाई जहाज़ों को आने का संकेत है। विद इन मिनट्स मतलब कुछ ही मिनटों में, विद इन उस जगह यूज किया जाता है जहाँ कुछ समय की अवधि के बारे में बताया जाता है, तो कुछ ही मिनटों में। डेविड कुड मेक आउट द शेप ऑफ द एनिमी सोल्जर्स ड्रॉपिंग आउट ऑफ प्लेन्स। डेविड कुड मेक आउट मतलब होता है समझना, समझाना, भांपना। द शेप ऑफ द एनिमी, शेप मतलब भी होता है
आकृति, आकार, उचित स्थिति, ठीक जगह ऑफ द एनिमी सोल्जर्स, जो एनिमी दुश्मन सैनिक थे, दुश्मन देश के जो सैनिक थे, उनकी जो स्थिति को, सही सही स्थिति को डेविड भांप गया था, मेक आउट ना, भांप गया था कि ड्रॉपिंग आउट ऑफ प्लेन्स, जो कि ड्रॉपिंग, जो अपने प्लेन से नीचे की ओर गिर रहे थे, विथ द पैराशूट्स बिलोविंग आउट बिहाइंड देम, साथ में, विथ मतलब साथ में, से बहुत सारे शब्द होते हैं, इसका अर्थ होता है, वो बाद में मैं बताऊंगा, एक पूरी वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें टू, विथ, ऑफ, फ्रॉम, ये सब के बहुत सारे एक से अनेक अर्थ निकलते हैं और बहुत जगह यूज भी होते हैं, तो इसके लिए अलग से मैं एक वीडियो बनाकर लाऊंगा। तो विथ में साथ में पैराशूट्स मतलब हवाई छतरी होता है, जो हवाई जहाज से कूदते वक्त पीछे बांध कर कूदते हैं लोग। बिलोइंग मतलब होता है लहराते हुए, लहराना। आउट बिहाइंड देम, अपने पीछे, बिहाइंड मतलब पीछे, जो कि अपने पीछे पैराशूट बांधे हुए, लहराते हुए वो कूद रहे थे, उनकी स्थिति को डेविड जान गया था कि ये कहाँ आ रहे हैं। ही रैन डाउन टू वार्न हिज फैमिली, वह रैन डाउन, नीचे भागा, रन मतलब भागना, रैन मतलब भागा, डाउन नीचे भागा, टू वार्न मतलब चेतावनी देना, तो चेतावनी देने के लिए, अपने परिवार को चेतावनी देने के लिए वो नीचे भागा। बट मतलब लेकिन, saw that his family had been taken hostage by an enemy soldiers already, लेकिन देखा, क्या देखा, कि, दैट मतलब वह भी होता है, दैट मतलब जो भी होता है, दैट मतलब की होता है, तो हमें उसी शब्द के अर्थ को यहाँ पे समझना है जो इस सेंटेंस से रिलेट करे। तो देखा कि हिज फैमिली, उसका परिवार हैड बीन टेकन हॉस्टेज मतलब बंधक बना लिया गया था उसके परिवार को, बाय मतलब द्वारा, एन मतलब एक, एनिमी सोल्जर्स, ऑलरेडी मतलब पहले से ही एक दुश्मन सैनिक के द्वारा उसके परिवार को बंधक बना लिया गया था। वो भाग के आया, लेकिन देखा कि पहले से ही उसके परिवार बंधक बन गए थे एक दुश्मन। अब यहाँ पे एन मतलब एक होता है, ए मतलब भी एक होता है, तो जब भी उसके आगे वाले वर्ड का जो पहला लेटर है ना, अगर ए ई आई ओ यू है, मतलब वॉल्स है, तो उसके पहले एन लगेगा, अगर कॉन्सोनेंट है तो उसके पहले ए लगता है, आर्टिकल्स, ठीक, इतना ध्यान दीजिएगा। और दूसरी बात, ये यहाँ पे जो मैं पैराशूट, यहाँ पैराशूट पढ़ा, च को, सी एच को च, सूट पढ़ा, क्यों पढ़ा, ये मेरे इस वाले वीडियो में आप बहुत ही बारीकी से मैंने बताया है, आप जाके देखिए, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि कब सी एच से च होता है, कब सी एच से स होता है, कब सी एच से क होता है। आगे बढ़ते हैं। द सोल्जर हैड नॉट सीन हिम, सोल्जर ने उसे नहीं देखा था। यहाँ पे हैड नॉट सीन, ये हेल्पिंग वर्ब हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म, सी, सा, सीन। सी मतलब देखना, सा मतलब देखा, सीन मतलब देख चुका, तो वो नहीं देख चुका था, नहीं देखा था उसे, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब यहाँ पे भी मैं यहाँ पे डी को ज पढ़ रहा हूँ ना, सोल्जर पढ़ रहा हूँ, सोल्डर नहीं। तो अब यहाँ पे डी को ज क्यों पढ़ रहा हूँ, इसको जानने के लिए आपको मेरे इस वीडियो को देखना पड़ेगा। इसमें मैंने बहुत ही बारीकी से बताया कि कब डी को ज पढ़ते हैं, कब डी को ड पढ़ते हैं, कब डी को त पढ़ते हैं, सारा नियम है इसमें। सो डेविड पिक्ड अ हैवी ब्रास वॉस एंड हिट द सोल्जर हार्ड ऑन हिज हेड। डेविड पिक्ड मतलब उठाया, यहाँ पे डी को ट पढ़ रहा हूँ, टी पढ़ रहा हूँ, वो सब मेरे उसी वाले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो वो उठाया एक हैवी, एक भारी ब्रास मतलब होता है पीतल का, वास मतलब फूलदान, गुलदान, तो एक भारी फूलदान उठाया और हिट द सोल्जर हार्ड, बहुत तेज से उस सोल्जर के, ऑन हिज हेड, उसके सर पे मारा, हेड मतलब सर, उसके सर पर, ऑन मतलब पर, एक फूलदान उठाया और बहुत तेजी से उसको सोल्जर, उस सैनिक के सर पे दे मारा। द फैमिली स्प्रैंग टू एक्शन, फैमिली हरकत में आई, स्प्रैंग टू एक्शन मतलब हरकत में आई। स्प्रिंग का पास्ट टेंस है स्प्रैंग, स्प्रिंग मतलब उछलना, टू
एक्शन मतलब क्रिया में उछलना। तो इसको हमको अपने हिंदी चालू हिंदी में बोलना पड़ेगा। हम एक एक शब्द को अगर बोलेंगे तो उतना समझ में आएगा नहीं, लेकिन चालू हिंदी में आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा अपने दिमाग में। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि उसकी फैमिली हरकत में आई। जैसे ही वो लड़खड़ा कर गिरा ना, वो मारा वो उस पॉट को, बर्तन को, तो उससे क्या हुआ कि वो फैमिली तुरंत हरकत में आई। मदर रैन अराउंड शटिंग डोर्स एंड ड्रॉइंग कर्टन्स। माँ दौड़ी और चारों तरफ के जो शटिंग डोर्स दरवाजे थे उसको बंद की, और ड्राइंग मतलब खींचना होता है, ड्राइंग मतलब चित्रकला भी होता है, खींचना भी होता है। तो वो कर्टन मतलब पर्दे को, चारों ओर के पर्दे जितने भी विंडो में लगे थे उसको खींची, दरवाजे को बंद की, भागी। डेविड्स सिस्टर शट ऑफ ऑल द लाइट्स। डेविड की जो बहन थी, अपॉस्ट्रॉफी के बाद जो एस लगता है उसका मतलब होता है का या की। डेविड की जो बहन थी, सिस्टर मतलब बहन, वो शट ऑफ बंद की, ऑल द लाइट्स सारी बत्तियों को बुझा दी, है ना, सारी बत्तियों को वो दौड़ के बुझा दी। माँ दरवाजे बंद कर दी, कर्टन्स को गिरा दी, खींच दी। डेविड्स फादर कॉल्ड अप द लोकल पुलिस while his uncle tied up the enemy soldier। डेविड के पिता कॉल्ड बुलाए, द लोकल पुलिस जो स्थानीय पुलिस थी उसको बुलाए, फोन कर दिए। while his uncle, while मतलब भी होता है दौरान, दरमियान, जिस समय his uncle उसके जो चाचा थे वो tied up the enemy soldier जो दुश्मन सैनिक था, शत्रु का सैनिक था, उसको tied up बांध दिए थे। उसके पिताजी बुलाए और उसके जो अंकल थे वो जो शत्रु सैनिक को बांध दिए थे। द फैमिली पिक्ड अप वॉट एवर वैल्यूएबल्स दे कुड ले देयर हैंड्स ऑन। जो उनके परिवार था वो पिक्ड अप उठाया, जो चीज़ वॉट एवर जो भी चीज़ उसको मिला, जो भी कीमती चीज़, वैल्यूएबल्स मतलब कीमती सामान, जो भी कीमती सामान उनके हाथ लगा वो उसको उठा लिया। दे कुड ले देयर हैंड्स ऑन। दे कुड मतलब सके, ले, अब ले मतलब होता है रखना, बिछाना, अंडा देना, गिरा देना। तो हमको ले का वही अर्थ यहाँ पे समझना पड़ेगा जो इस लाइन से संबंधित है। अब यहाँ पे अंडा देना या गिराना तो नहीं बोलेंगे ना, कि जो भी वैल्यूएबल कीमती चीज़ थी वो जितना भी गिरा सकते थे वो हाथ में लिए, कितना बेकार लगेगा। तो हम कहेंगे कि जो भी कीमती चीज़ जो ले मतलब रखना, तो रख सकते थे अपने हाथ पर, उसको लेकर रैन आउट ऑफ द हाउस, बाहर हो गए, दौड़े, भागे, घर से बाहर भागे। एंड ड्रो ऑफ टू सेफ्टी, और सेफ्टी मतलब सुरक्षा, सलामती के लिए। अब ड्रो ऑफ मतलब होता है उड़ जाना, चले जाना। तो वो घर से बाहर निकले और सुरक्षा के लिए, अपनी सलामती के लिए भाग गए, चले गए। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे शब्द के नए नए अर्थ भी समझने को मिला, और साथ ही बहुत सारे जो हम बचपन से बहुत सारी जो वर्ड्स हैं उनको गलत उच्चारित किया करते थे, उसको हम आज सही आपको समझ में आया। लेकिन एक बात और बताना चाहूँगा कि ये जो हमने पढ़ा ना टी को ड, डी को ट, तो ये हमारे जीवन में भ्रष्टाचार की तरह शामिल हो चुका है। मतलब एक कहा जाए कि भ्रष्टाचार अगर हमारे जीवन से ख़त्म हो जाए तो हमारा जीना दूरभर हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भ्रष्टाचार की वजह से जीवन आसान हो जाता है। तो ये जो शब्द हैं ये भी हम जो पढ़ रहे हैं वही पढ़ेंगे। हमको अमेरिकन एक्सेंट या फिर ब्रिटिश एक्सेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जो नए जो बालक हैं, जो नए अंग्रेजी सीख रहे हैं, उनको चाहिए कि जो मैं बता रहा हूँ उसी तरह से वो तैयारी करें, क्योंकि हमें तो बताने वाला कोई था नहीं, आपको बताने के लिए हैं लोग। तो आप क्यों ना सही तरीका शुरू से ही आप जानें, क्योंकि आप KG 1 से पढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो में बस आज के लिए इतना ही। जहाँ जहाँ भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल रखें। मुझे खुशी होगी कि उसको सॉल्व करूँ आपके लिए और आपको सही चीज़ें बताऊँ। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर सेट कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।
तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।